हाय गाइस, ये ना आईफोन 14 प्लस है एंड ट्रस्ट मी, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि एप्पल ने इस फोन को क्यों निकाला है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जनरल थॉट प्रोसेस ये है कि एक बड़ा आईफोन चाहिए था, अफोर्डेबल। तो ये आईफोन 14 प्लस तब आया है, और अफोर्डेबल इसको नहीं बोल सकते खासकर इंडिया में, क्योंकि ये 90,000 रुपीज़ का है। तो अभी तक लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली में फ़ोन है क्या। तो भाई मैंने और मेरी टीम ने इस फ़ोन को टेस्ट करा है, तो आज मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली में फ़ोन है कैसा। एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहली बात मैं आपसे डिजाइन की करना चाहूंगा, और वहां पर भी मैं सेम बात बोलूंगा। जितने भी लोगों को मैंने फोन दिखाया ना, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, सबको कंफ्यूजन थी कि ये है क्या। एक ने तो मुझे बोला, क्या ये कॉपी आईफोन है, मतलब क्या ये फेक आईफोन है, क्योंकि लोगों को आदत ही नहीं है इतने बड़े फोन में ऐसे दो कैमरे देखने की। और ये मैं खुद भी बोलना चाहूंगा, जितनी बार भी टेबल पे फोन रखा हुआ था ना, मैंने नोटिस करा कि इसका कैमरा मॉड्यूल बहुत छोटा है, जबकि इसका पूरा बैक पैनल काफी ज्यादा बड़ा है, जो कि आंखों को देखने में मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बस पर्सनल ओपिनियन है। मे बी मेरे को इसलिए लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं बहुत सालों से बड़े आईफोन में 3 कैमरा देखते हुए आ रहा था, सडनली ये 2 देखना, वो भी छोटे साइज का। मे बी इसलिए हो रहा हूं। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पता है लोगों ने इसको फेक क्यों बोला? क्योंकि ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है ना, तो ये थोड़ा लाइट वेट है। 203 ग्राम का ये फोन है, तो कोई भी इतना बड़ा आईफोन हाथ में पकड़ता है ना, उसको लगता है कि यार इतना लाइट वेट ये कैसे है। इनफैक्ट इतने दिन यूज करने के बाद मुझे भी फील हुआ कि ये बहुत कंफर्टेबल बड़ा आईफोन है। इसमें चैट करना, कंटेंट देखना मेरे हिसाब से ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। और पता है इस पूरी टेस्टिंग के अंदर ना 5 दिन मैंने इसको केस के साथ यूज करा, और बाकी 5 डेज जो है मेरे टीम मेंबर ने विदाउट केस इसको यूज करा है, और अभी तक एक भी स्क्रैचेस नहीं है, चाहे वो फ्रेम हो या फिर बैक पैनल। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप बिना केस के यूज कर सकते हो। एक और बात बताता हूँ, मैंने इस फोन में ना पॉडकास्ट बहुत सुने हैं, और इतनी अच्छी ऑडियो ये आउटपुट देता है ना, काफी लाउड एंड क्लियर है। चाहे आपको म्यूजिक सुनना हो, चाहे आपको नॉर्मल वीडियोस देखनी हो, भाई स्पीकर्स तो बहुत अच्छे हैं। चीजों को सिंपल रखते हैं, प्राइस को मेन क्राइटेरिया लेके चलते हैं। 90,000 रुपए में हमें आईफोन 14 प्लस मिल रहा है ना। अगर आप आईफोन 13 प्रो खरीदते हो आज के टाइम पे, आपको 1 लाख रुपए का भी मिल जाएगा, और अगर सेल आती है तो ये 90,000 रुपीज का भी मिल रहा है। और अगर हम 14 प्लस और 13 प्रो का डिजाइन कंपेयर करते हैं, तो एनी डे 13 प्रो ज्यादा प्रीमियम है। एक एक्स्ट्रा लेंस भी मिल जाता है, इनफैक्ट स्टेनलेस स्टील मिलता है, भाई काफी ज्यादा अच्छी ड्यूरेबिलिटी इसकी है। और पता है मैं आईफोन 13 प्रो से क्यों कंपेयर कर रहा हूं? क्योंकि अगर परफॉर्मेंस भी देखने चलते हो ना, दोनों में सेम प्रोसेसर है, A15 बायोनिक। एक बात ऑनेस्टली बोलूंगा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि इसके अंदर पिछले साल का प्रोसेसर यूज करा है, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपने देखा ही होगा कि यार एप्पल के फोन्स जो है पिछले 3 साल के भी उठाते हो तो वो इनफ परफॉर्मेंस लेकर आते हैं। आज के टाइम के हिसाब से अगर आप इनमें कोई भी बड़ी ऐप चलाओगे तो ये बहुत आसानी से चल जाते हैं। मैं आपको प्रूव कर सकता हूं, मैंने इसके अंदर बहुत सारे बेंचमार्क्स रन करे हैं, जैसे कि Antutu पे ना 8,500,000 का स्कोर आया है। इनफैक्ट अगर Geekbench की बात करूं तो 4688 मल्टी कोर स्कोर है, और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। बात यहां पर खत्म नहीं होती, अगर आप इसकी स्टेबिलिटी भी देखोगे ना, हाई परफॉर्मेंस के टाइम पे 77.4% होती है वायरलेस स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। और पता है सबसे क्रेजी बात क्या थी? इतने सारी हैवी एप्स रन करने के बाद भी ना यहाँ पर हल्का सा वार्म हुआ था बैक पैनल, और फ्रेम तो गर्म ही नहीं हुआ। फिर से मैं सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 14 प्लस ग्रेट परफॉर्मेंस लेकर आते हैं 2022 के हिसाब से भी। अब नेक्स्ट है ना सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करना चाहूंगा, और मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि भाई इस फोन में बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब मैंने आईफोन 14 प्रो का रिव्यू बनाया था उसके अंदर इतने सारे बग्स थे, मैं तंग हो गया था यार बिल्कुल। लेकिन पता है अच्छी बात क्या है कि आईफोन 14 प्लस में कोई बग्स ही नहीं है। मैं इतने दिनों से यूज कर रहा हूँ, सिर्फ 2 बग्स मुझे देखने को मिले, और वो दोबारा से रिपीट नहीं हुए। 10 दिन यूज करने के बाद मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि स्टेबल एक्सपीरियंस तो था। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, लोग लेटेस्ट आईफोन क्यों खरीदते हैं? जिससे उनको लेटेस्ट फीचर मिले, क्योंकि एप्पल यही करता है कि कोई भी लेटेस्ट फीचर लेकर आता है ना, तो वो अपने पुराने आईफोन्स को नहीं देता। अब आईफोन 14 प्लस तो इसी साल का फोन है, और इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इन्होंने दी ही नहीं। मेरे को ये है कि यार लेटेस्ट ये आईफोन है, एटलीस्ट ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डिजर्व करता था, लेटेस्ट फीचर है वो। मुझे तो एक और बात अच्छी नहीं लगी कि इस फोन में इस साल फिर से नॉच दे दी, और अभी तक इन्होंने नॉच को पूरा ऑप्टिमाइज नहीं करा हुआ है। जैसे कि आप ट्विटर चलाओगे ना, तो कवर फोटो में जो है नॉच दिखता रहता है। मेरे हिसाब से जल्दी से इस चीज को ऑप्टिमाइज करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी भी खेलोगे ना, तो लेफ्ट साइड में आज भी नॉच आती है। नो डाउट इसकी वजह से जो है ना गेमिंग एक्सपीरियंस कभी कभी खराब होता है, हमें प्लेयर नहीं दिखता उस वाले एरिया। बस एक ही नई चीज मेरे को इस फोन में देखने में मिली कि फेस आईडी जो है अब लैंडस्केप में भी वर्क कर रही है, पहले नहीं करा करती थी। बट वो सेम चीज आईफोन 13
14 प्रो में भी वर्क कर रही है। इन शॉर्ट, अगर आपको नॉच यूज करनी है और आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर नहीं मिल रहे तो यहाँ फिर से जो है आईफोन 13 प्रो ही सेंस बना रहा है। इनफैक्ट मैं आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ डिस्प्ले के बारे में। अब डिस्प्ले की ना सबकी कॉमन शिकायत है 60 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं ब्राइटनेस की भी बात करूँ ना तो आईफोन 14 प्लस की टिपिकल ब्राइटनेस 800 निट्स की है, और अगर मैं आईफोन 13 प्रो की बात करूँ तो उसकी टिपिकल ब्राइटनेस 1000 निट्स की है। तो यहाँ पर भी क्लियरली हमें पता लगता है कि ऑन पेपर भी आईफोन 13 प्रो बेटर है ब्राइटनेस की टर्म्स में। और मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है कि आईफोन 13 प्रो के अंदर 120 हर्ट्ज का प्रोमोशन मिल जाता है जो कि स्मूथ स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस देता है। और एक बार अगर आपने 120 हर्ट्ज यूज कर लिया उसके बाद आप कभी वापस नहीं जा सकते। और यही मैं बताना चाहता हूं, जब मैंने आईफोन 14 प्लस को यूज करा 10 दिन तक, मेरी आंखें बिल्कुल भी यूज टू नहीं हो पा रही थी 60 हर्ट्ज पे। और ये सीरियसली क्राइम बन चुका है एप्पल की तरफ से कि भाई 2022 में 90,000 रुपए के फोन में आप 60 हर्ट्ज दे रहे हो। ये सीरियसली सुपर स्टूपिड मूव भी बन गया है। इनफैक्ट 14 प्लस की एक बड़ी डिस्प्ले है तो यहाँ पर 60 हर्ट्ज और ज्यादा फील हो रहा था। ऐसा नहीं कि मैं इस डिस्प्ले को लेके फुली नेगेटिव हूँ। इनफैक्ट जब मैं इस फोन को यूज कर रहा था ना तो सोशल मीडिया यूज करने में मुझे बहुत मजा आया, खासकर जब मैं रील्स वगैरह देख रहा था या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स, तो बहुत बड़ी स्क्रीन में देखते हैं ना तो मजा आता है। इनफैक्ट गेमिंग में भी मजा आता है, नो डाउट बड़ी स्क्रीन के फायदे हैं। और मैंने हमेशा अपनी एक पर्सनल थ्योरी दी है आप लोगों को कि हम इंडियंस की आदत है जितना हम पैसा देते हैं उतनी बड़ी चीज हमें चाहिए होती है। लेकिन ये जो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, इस फोन को बहुत हेल्प करता है बैटरी डिपार्टमेंट के अंदर। क्योंकि जब मैंने पहली बार इस फोन को यूज करना शुरू किया तो मुझे 2 दिन का बैटरी बैकअप मिला है लाइट यूसेज के अंदर। मुझे अभी भी याद है कि ट्यूसडे सुबह 10 बजे मैंने इस फोन को फुल चार्ज किया था और थर्सडे तक ये फोन चलता रहा। इनफैक्ट अगर आप एक बहुत हैवी यूजर हो ना, जैसे कि मैंने इसके अंदर ना बहुत ज्यादा कैमरा टेस्ट करा था, पूरे दिन में कैमरा टेस्ट करता रहा, फिर भी रात को 40% बैटरी बची हुई थी। ये फिर से शॉकिंग बात थी। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूं। 1:18 पे मैं सोया था और सुबह 8 बजे के आसपास उठ गया तो आप देखो सिर्फ 3% का आइडल ड्रेन है। नो डाउट ये फोन एफिशिएंट भी है। पॉइंट मुझे सडनली याद आया है कि मैं पूरे दिन इस फोन से ना फोटोज वगैरह खींच रहा था, इसने बिल्कुल भी हीटिंग शो नहीं करी और आउटडोर कंडीशन थी। इनफैक्ट अगर आप इस फोन को चार्जिंग पे भी लगाते हो ना तब भी ये हीट नहीं करता, क्योंकि आईफोन 14 प्रो कर रहा है ना मेरा आज के टाइम पे भी, तो ये नहीं कर रहा। बट ये फोन है ना बहुत सारे इफ एंड बट्स के साथ आता है, क्योंकि पेनफुल चार्जिंग है इस फोन के अंदर। अगर आप इस फोन को फुल चार्ज करने गए ना 2 घंटे 22 मिनट लगती है, बहुत बड़ा नंबर है यार। इनफैक्ट 97 से 100% होने में इस फोन को 17 मिनट लगते हैं। मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे एंड्रॉइड फोन जो है 17 मिनट में फुल चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, आप मेरा पॉइंट समझ गए ना। अगर बैटरी बैकअप अच्छा है तो चार्जिंग बहुत बुरी है। और इस फोन के कैमरे के बारे में बात करने से पहले क्या मैं आपको बता सकता हूं कि S22 Ultra जो है सेम प्राइस में मिल रहा है, जिसके अंदर मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है। इनफैक्ट वो 100x जूम के साथ आ रहा है। क्या मैं एक और बात बता सकता हूं कि आईफोन 13 प्रो के अंदर टेलीफोटो लेंस है और मैक्रो लेंस भी है, जबकि ये जो आईफोन 14 प्लस है डुअल 12+12 कैमरा सेटअप के साथ आ रहा है, माइनस टेलीफोटो और मैक्रो लेंस। मुझे भी ये सारी बातें अनरियल लगती है 90,000 में, बहुत अजीब है ये। ठीक है, कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं। जब शुरू के 3-4 दिन मैंने इस फोन को यूज करना शुरू किया ना, मैंने इससे बहुत फोटोज खींची और मुझे सारी पसंद आई। बिल्कुल कंसिस्टेंट कैमरा सेटअप था। मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड के बीच में कम कलर शिफ्ट था। यहाँ पर नेचुरली बैकग्राउंड में ब्लर करता था चीजों के अंदर, बहुत अच्छे नेचुरल कलर से दिखा रहा था। मैं बड़ा खुश था। लेकिन मेरी सारी खुशी खत्म हो गई जैसे मैंने आईफोन 13 प्रो से आईफोन 14 प्लस को कंपेयर करना शुरू किया। जैसे कि अब ये फोटो देखो, ह्यूमन सब्जेक्ट है यहाँ पर, बैकग्राउंड में पूरा आपको दिख रहा होगा सन है। तो HDR नो डाउट आईफोन 13 प्रो ने बहुत अच्छे मैनेज करे हैं। स्पेशली स्किन टोन की बात करते हैं कि वहां पर ज्यादा यूजेबल फोटो 13 प्रो लग रही है। फिर मैंने दूसरा ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ फोटो खींचनी स्टार्ट करी। आप देख लो यहाँ पर 13 प्रो जो है ना, हाथ की तरफ देखना और उसके फेस के राइट साइड दोनों जगह पे जो शेडो है वो बेटर तरीके से मैनेज 13 प्रो ने करी है। अब मैंने ये फोटो देखो, यहाँ से मुझे एक बहुत क्रेजी डाटा मिला कि 14 प्लस जो है अगर ब्लैक कलर की टी शर्ट कोई पहनता है तो उसको हल्की सी ग्रीन दिखाता है और वहां पर नॉइज भी होती है, जबकि 13 प्रो में आप क्लियरली देख सकते हो कि ब्लैक कलर की टी शर्ट है। एक और सैंपल मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर सेम बात बोलूंगा, स्किन जो है 13 प्रो ने बेटर रिकॉर्ड करी है। लेकिन एक और चीज नोटिस करने वाली ये है कि 14 प्लस में जो जीन्स का कलर है ना वो रियल नहीं है, 13 प्रो ने ही रियल कलर दिखाया है। अब एक क्रेजी फोटो आपको दिखाता हूं। अब फर्स्ट ग्लैंस में आपको लगेगा कि भाई दोनों फोटो तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको टॉप राइट में यहाँ पर जूम करके दिखाता हूं। आप देखो 14 प्लस में नॉइज है, यहाँ पर 13 प्रो में इतनी नहीं है। और एक कंपैरिजन मैंने सिर्फ आप लोग के लिए कराया क्योंकि मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि 14 प्लस अच्छा है फिर 13 प्रो। क्लियरली 13 प्रो अच्छा है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर मैं आपको फुल स्टोरी बताऊं ना तो 14 प्लस के अंदर बहुत सारे फीचर्स मिसिंग है। जैसे कि 13 प्रो में आप नाइट मोड का यूज करते हुए पोर्ट्रेट फोटोज खींच सकते हो, 14 प्लस में नहीं होता वो। और 13 प्रो के अंदर ना आप रो फोटोज खींच सकते हो और आईफोन का रो बहुत अच्छी डिटेल लेकर आता है, तो वो एक अलग फायदा है। इनफैक्ट प्रोरेस भी जो है 13 प्रो रिकॉर्ड करता है, 14 प्लस नहीं
करता। और मैं फिर से रिपीट करूंगा कि 13 प्रो में टेलीफोटो लेंस होने की वजह से आप खुद देख सकते हो पोर्ट्रेट फोटोज कितनी अच्छी आती है, जो 14 प्लस में नहीं है। शॉकिंग पार्ट तो अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप आईफोन 14 प्लस से फोटोज खींचने जाते हो ना पोर्ट्रेट मोड से, तो ये एज रिडक्शन फेल करता ही रहता है, और वो भी बहुत डिजास्टर तरीके से। इतने साल से आईफोन में पोर्ट्रेट मोड है, ये पता नहीं कब इस चीज को फिक्स करेंगे। नो डाउट यहाँ पर इंप्रूवमेंट की कुछ ज्यादा जरूरत है। और अगर मैं सेल्फी में भी पोर्ट्रेट मोड की बात करूं, वहां पर भी ये फेल होता रहता है। बट वैसे सेल्फीज ठीक है, जो स्किन टोन होती है, जो डिटेल होती है, वो मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ लेटेस्ट आईफोन्स के बारे में, जो पूरी 14 सीरीज है। अगर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ब्राइट वाला कोई भी सब्जेक्ट है, खासकर जब भी कोई हाईलाइट्स आते हैं, तो भाई ये जो लेटेस्ट आईफोन्स है ना, उनको मैनेज नहीं कर पाते। मैं S22 अल्ट्रा के साथ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आप क्लियरली समझ सको। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थ्रू आउट है, चाहे फिर बैक कैमरे से फोटो खींचो या फिर फ्रंट से। शांति से एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि आईफोन 14 प्लस के अंदर दो नए फीचर ही मुझे देखने को मिले। एक एक्शन मोड, अगर आप भागते हुए कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये बहुत स्टेबल रिकॉर्ड करता है और बहुत सही रहती है वो। इनफैक्ट यहाँ पर सिनेमैटिक मोड मिल जाता है 4K के अंदर, वो बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे कि ये वीडियो सिनेमैटिक मोड से रिकॉर्ड हो रही है, वो भी लो लाइट सिचुएशन के अंदर, तो ओवरऑल क्वालिटी बहुत सही है। हाँ, मैं मानता हूँ कि एज रिडक्शन इतनी अच्छी नहीं है, बट मेरे हिसाब से क्वालिटी फिर भी बेटर है। हाँ, मैं फिर से बोलूंगा कि आईफोन 13 प्रो ज्यादा सेंस बनाता है कैमरा डिपार्टमेंट में भी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको सॉलिड आंसर चाहिए कि आईफोन 14 प्लस कैसा फोन है। मैं सच बताऊं आप लोग को कि पिछले साल का जो आईफोन 13 है ना, वही है ये फोन, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। जिसको भी अफोर्डेबल बड़ा आईफोन चाहिए तो यही लेटेस्ट ऑप्शन है। स्टिल मैं बोलूंगा 90,000 रुपीज बिल्कुल सेंसलेस है इस फोन के लिए। मैं तो आज भी आपको बोलूंगा, क्या तो बिल्कुल पैसा बचाओ और आईफोन 13 खरीदो, या फिर अगर आप 90,000 रुपए का आईफोन 14 प्लस खरीदने जा रहे हो तो उसकी जगह पे आईफोन 13 प्रो खरीदो। 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा मिलाकर आईफोन 13 प्रो जो है ज्यादा बेटर फोन है, ज्यादा बेटर फीचर्स के साथ आता है, और प्रो मॉडल की ज्यादा रिस्पेक्ट भी रहती है। फिंगर क्रॉस करके एक बात बता रहा हूं, हो सकता है अगले साल सेल में ये फोन जो है बहुत सस्ता हो जाए, तब सेंस बने। बाकी नो डाउट मैं फिर से अपनी पर्सनल थ्योरी आपको याद दिलाना चाहूंगा। हम इंडियंस की आदत है ज्यादा पैसे में ज्यादा बड़ी चीज हमें पसंद आती है। हो सकता है फोन चल जाए, बट हाँ, अगर मैं प्राइस टू फीचर्स की रेशो देखूं, 14 प्लस इतना सेंसिबल ऑप्शन नहीं है। क्या आप सोचते इस चीज के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर जाना, और सब्सक्राइब करके हमारी टेक आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।